गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां। इसमें देखो पहले 3 अंक का प्रश्न था, इस साल इसको 4 अंक का कर दिया है। लेसन नंबर 16 में से 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें कितने ते अंक के होंगे ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, 15 जनवरी तक डिसाइड होगा। इसमें देखिए पहले तुम्हारे दिया था कि इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष इसको आगे बढ़ाने के लिए 3 चुनौतियां थी। अब इन 3 चुनौतियों में देखिए पहले प्रश्न यही बनता था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिसमें मूल्यवृद्धि, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या थी। तो इन 3 चुनौतियों में आपके एक चुनौती हटा दी गई है, मूल्यवृद्धि। मूल्यवृद्धि बच्चों ध्यान देखिए, मूल्यवृद्धि के जो बिंदु हैं वो आपके इसमें हटा दिए गए हैं कि मूल्यवृद्धि जो है कि किसी भी प्रकार से जहां सतत वृद्धि होती है, कीमत स्तर में सतत वृद्धि होती है, उसको मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति कहा जाता था। अब देखिए मूल्यवृद्धि में आप देखिए बुक के अंदर मूल्यवृद्धि या मुद्रास्फीति, मूल्यवृद्धि का दूसरा नाम है मुद्रास्फीति, तीसरा नाम है महंगाई। इस पॉइंट को आप कट कर लीजिए, यह आपके सिलेबस में से हटा दिया है, बच्चों ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट देखिए मुद्रास्फीति का माप, ये भी हटा दिया गया है। मुद्रास्फीति की हानियां, ये भी हटा लीजिए आप अपनी बुक में। और फिर मुद्रास्फीति की मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्वरूप, ये भी हटा दिए गए हैं। मुद्रास्फीति के कारण, ये भी हटा दिए गए हैं। ये 4-5 कारण दिए हैं, ये तुम्हारे बोर्ड में इस साल नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है सार्वजनिक व्यय का स्तर, ये इसके कारण ही कारण चल रहे हैं मुद्रास्फीति के। फिर मुद्रास्फीति के नियंत्रण के उपाय, ये भी हटा दिए गए हैं, ये भी आप क्रॉस का चिन्ह लगा लीजिए। ये जो फिर आपके पॉइंट आता है गरीबी। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष 3 चुनौतियां थी, मूल्यवृद्धि जिसको मुद्रास्फीति भी कहते हैं, गरीबी और बेरोजगारी। अब देखिए पहला पॉइंट है अपना गरीबी। गरीबी और बेरोजगारी 2 बिंदु आएंगे बच्चों, एक तो गरीबी और नेक्स्ट आगे आएगा बेरोजगारी। तो देखिए पहले तो हमें जानना है गरीबी क्या होती है। कि गरीबी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल हो जाता है। अब न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ न्यूनतम आवश्यकताओं में हम भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी न्यूनतम आवश्यकताएं। तो पहली परिभाषा तो ये हुई। दूसरी परिभाषा है कि गरीबी शब्द का अर्थ होता है आर्थिक अपवेचन से लिया गया है। आर्थिक अपवेचन का मतलब धन में कमी। तो इसकी 3 परिभाषाएं हैं बच्चों। पहली परिभाषा, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है। दूसरी, गरीबी शब्द का तात्पर्य है आर्थिक अपवेचन से लिया गया है। तीसरी परिभाषा है धन तथा संपदा के अभाव को गरीबी कहा जाता है। बच्चों 3 परिभाषाएं हैं, तीनों में से एक परिभाषा जो है आपको याद करनी है। तीनों याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिभाषा आएगी 1 नंबर के अंतर्गत। गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी को परिभाषित कीजिए। ये बिंदु हो गया। अब नेक्स्ट बिंदु, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। गरीबी 2 प्रकार की होती है, निरपेक्ष और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी की वही परिभाषा है जो गरीबी की है। अभी आपने ऊपर पढ़ा गरीबी की परिभाषा, वही परिभाषा निरपेक्ष की लिखनी है कि जो व्यक्ति जीवन निर्वाह हेतु न्यूनतम या मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल होता है, उसे निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। देखिए भारत जैसे देश, ये विकासशील देशों में निरपेक्ष गरीबी पाई जाती है। इसमें गरीबी और अमीरी का बहुत अंतर होता है, यानी गरीब बहुत ही निम्न स्थिति के गरीब होते हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग मानक स्तर होते हैं। न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है प्रत्येक राष्ट्रों की अलग अलग होती है।
तो आपको ये जानना है कि निरपेक्ष गरीबी की परिभाषा पूछे तो भी गरीबी की लिखनी है, गरीबी की परिभाषा पूछे तो गरीबी की परिभाषा आप तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर हुआ आपका पॉइंट। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम सापेक्ष गरीबी। अब देखिए सापेक्ष गरीबी जो है यह विकसित राष्ट्रों में पाई जाती है और सापेक्ष गरीबी का अर्थ होता है, अगर परिभाषा पूछिए सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं, तो समाज या राष्ट्र के विभिन्न वर्गों के बीच आय या धन या व्यय के वितरण में सापेक्षित असमानताओं का माप सापेक्षित गरीबी कहलाती है। यानी इस गरीबी में अमीरी और गरीबी में गहरा अंतर नहीं होता है। यह विचार विकसित राष्ट्रों में अधिकाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। अपेक्षाकृत विकसित राष्ट्रों में सापेक्ष गरीबी को बताया गया है। अब देखिए भारत में गरीबी का माप, कि भारत में गरीब है, इसकी पहली माप करने वाला था दादाभाई नौरोजी। वेरी मोस्ट पॉइंट है दादाभाई नौरोजी। इसका कई बार प्रश्न आ चुका है बोर्ड में, तो गरीबी की माप को इसने प्रदर्शित किया था दादाभाई नौरोजी ने। वर्ष भी कई बार आ चुका है बोर्ड में 1868। तो बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपके बोर्ड के लिए प्रश्न बन रहे हैं। फिर देखिए ये कहते हैं कि हमारी आज़ादी के बाद गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के बारे में अलग अलग दलों का गठन किया गया। ऐसे ही दल बनाया गया 1971 में, जिसके देखो अर्थशास्त्री थे वीएम दांडेडकर और नीलकंठ रथ ने गरीबी की कसौटी को इस प्रकार परिभाषित किया, जहां 1979 में महत्वपूर्ण बताया गया है। 1979 में इसे वाई के अलग कमेटी का नाम दिया गया। कौन सी कमेटी? वाई के अलग कमेटी। और वाई के अलग कमेटी में बताया कि प्रभावी उपभोग मांग एवं न्यूनतम आवश्यकता पर कार्य दल, जिसे वाई के अलग कमेटी भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों वाई के अलग कमेटी, वाई के अलग कमेटी ने एक माप निर्धारित की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर गरीब उसको कह सकते हैं, जहां नीचे आप देखिए बुक में दिया है, आप पढ़ सकते हो कि ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी ऊर्जा के आधार पर और शहरी क्षेत्रों की कैलोरी ऊर्जा के आधार पर इसकी माप रखी गई कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जहां 400 कैलोरी को 2400 कैलोरी प्रतिदिन, यानी कि रोजाना उसको भोजन में 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए ग्रामीण व्यक्ति को, और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन अवश्य मिलनी चाहिए उसको भोजन में ऊर्जा। यदि इससे कम, अगर शहर में 2100 कैलोरी से कम और गांव में 2400 कैलोरी से कम अगर ऊर्जा भोजन में कोई ले रहा है, तो उसको गरीब बताया गया है, उसको गरीब माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति उपभोग में इससे कम कैलोरी प्राप्त करता है तो उसे गरीब माना जाता है। तो मुख्य बात तो एक आ गई, इसमें प्रश्न बन गया कि गरीबी की माप देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? दादाभाई नौरोजी। कौन से वर्ष में गरीबी की माप दी? उसने पहली बार दी 1868 में, अंग्रेजों के समय में। फिर हमारी वाई के अलग कमेटी गठित की आजादी के बाद। तो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1979 में पहली बार वाई के अलग कमेटी ने गरीबी का माप प्रदर्शित किया, और माप प्रदर्शित करने के लिए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भोजन में 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, और शहर के क्षेत्रों को, जहां शहर के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति है, उनको प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए। अगर इनसे कम ऊर्जा मिलती है भोजन में प्रतिदिन तो उसको गरीब माना जाता है। इसी तरह से फिर कि इसका उपभोग व्यय भी बताया गया है कि सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने गरीबी निर्धारण का एक आधार उपभोग व्यय माना गया है कि महीने में वह प्रतिदिन या मासिक कितना उपभोग कर सकता है। तो इसमें देखिए सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने इसका आंकलन लगाया 2011-12 में कि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय होना चाहिए। एक व्यक्ति पर 1000 रुपए खर्च होने चाहिए भोजन पर, ये बताया है शहरी क्षेत्रों के लिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उसने बताया 816 रुपए से कम प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय करने वाला व्यक्ति गरीब है।
तो 816 रुपए खर्च होते हैं प्रति व्यक्ति पर। इससे कम होते हैं तो गांव के लोगों को गरीब माना गया है। तो सुरेश तेंदुलकर के अनुमान के अनुसार 2011-12 में यह आंकड़ा बताया है कि भारत में 21.92% गरीब हैं, अर्थात लगभग 27 करोड़ लोग भारत में गरीब हैं, जो जीवन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसी तरह से रंगराजन ने अलग बताया 972 रुपये प्रति मासिक उपभोग होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति मासिक उपभोग होना चाहिए। अगर इनसे कम 972 से और 1407 से अगर किसी परिवार में प्रति व्यक्ति पर कम खर्च हो रहा है तो उसको गरीब माना है सी रंगराजन ने। तो सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन ने उपभोग विवेक के आंकड़ा बताया गया है, और वाई के अलग कमेटी ने ऊर्जा के रूप में इसको आंकड़ा बताया है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, वाई के अलग कमेटी का आंकड़ा और सुरेश तेंदुलकर और सी रंगराजन का आंकड़ा वेरी वेरी मोस्ट है। तो यूएनडीपी के अनुसार हमारे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम उसने हमारे 2010 में मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया था, जिसमें सूचकांक बताया गया था कि इसमें 3 आयाम होते हैं, कि मानव विकास के 3 आयाम होते हैं। जहां आपने महबूब उल हक के बारे में पढ़ा है कि उसने 1990 में मानव के विकास के 3 आयाम बताए थे, ज्ञान, स्वास्थ्य और शिक्षा। जहां प्रति व्यक्ति आय है तो ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, जिसको प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी माना गया है। वो 3 आयाम महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी गरीबी के रूप में माना गया है। फिर देखिए आप नेक्स्ट चलिए, गरीबी के कारण। क्या कारण है कि हमारे समाज में लोग गरीब होते हैं? पहला कारण दिया है सामाजिक कारण। हम जानते हैं, हम समाज में रहते हैं कि हमारे समाज में बहुत से रीति रिवाज निभाने पड़ते हैं, जैसे शादी विवाह होता है, मृत्यु भोज होता है, जन्मोत्सव होता है। 3 कारण बता दिए मैंने कि शादी विवाह हो, मृत्यु हो और जन्म। इनके समय, जैसे जन्म के समय जन्म दिवस मनाते हैं, विवाह के समय अधिक पैसा खर्च करते हैं, मृत्यु हो जाने पर लोग मृत्यु भोज करते हैं। तो इन सब कारणों से भी हमारा समाज गरीब बनता जा रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में यह बताया गया है कि हमारी स्वतंत्रता के बाद में हमारी स्थिति आर्थिक पिछड़ेपन की है, जिसमें हमारी शिक्षा भी पिछड़ी हुई है देश की, और हमारा स्वास्थ्य में निवेश नहीं हो रहा है। बहुत अभी जहां है स्वास्थ्य के लिए चिकित्सालयों की कमी है, इस कारण से हमारे समाज पिछड़ा हुआ है और हमारे समाज में गरीबी बढ़ती जा रही है। तो हमारे इसको पूरा करने के लिए हमें अधिक से अधिक शिक्षा पर निवेश करना चाहिए सरकार के द्वारा, और चिकित्सालय खोलने चाहिए, जिससे हमारे लोगों को स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं मिल सके। फिर है राजनीतिक कारण। अब देखिए, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति कभी भी भारत में भीषण गरीबी के लिए उत्तरदायी है। जहां मुख्य बात बताई गई है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं जो सरकार निर्धारित करती है, उन सरकारों में अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इन योजनाओं को लाभ लक्षित व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा है। कुछ लोग समाज के गरीब लोगों तक लाभ नहीं पहुंचा, और जो अमीर थे उन पंचवर्षीय योजनाओं में वे ही लोग लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रशासनिक तंत्र में कहीं ना कहीं रिसाव है, भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार रहेगा तब तक हमारी गरीबी दूर नहीं की जा सकती। फिर अन्य कारण बताया है कि हमारे भारत में भयंकर गरीबी के लिए मुख्य बात है शिक्षा। शिक्षा का इतना निम्न स्तर है हमारे समाज में कि लोग किसी भी प्रकार से उद्यमी प्रवृत्ति का नहीं बनना चाहता, यानी साहसी नहीं होना चाहता, कभी भी जोखिम लेना नहीं चाहता शिक्षा की कमी की वजह से, और न रोजगार अच्छी तरीके से, न कोई व्यवसाय आदि का अभाव है हमारे समाज में। इसलिए हमारा कमजोर आधारभूत संरचना, पूंजी निर्माण का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता पर उत्तरदायी है ये कारण। रोजगार नहीं मिलना,
कमजोर आधारभूत संरचना होना। आधारभूत संरचना का मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, इनका पूरी तरह से लाभ नहीं मिलना। पूंजी निर्माण का अभाव है, हमारे यहाँ लोगों के पास धन का अभाव है। और स्वास्थ्य सेवाओं की भी उपलब्धता नहीं है, बहुत ही कम चिकित्सालय हैं, जिसके कारण से हमारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार हमें अगर गरीबी दूर करनी है तो ये तो कारण बताए गए हैं कि शिक्षा का कम होना, चिकित्सालय कम होना, आर्थिक स्थिति से पिछड़ापन होना। फिर नेक्स्ट देखिए, आपके दिया है एक कहानी दी गई है कि किस कारण से लोग गरीब होते हैं, कि राजेश के परिवार में गरीबी की स्थिति कैसे हुई। क्योंकि राजेश का परिवार बड़ा था और बड़े परिवार होने के कारण उसकी स्थिति गरीबी की बनी हुई है, या आप कहानी के द्वारा पहचान कर सकते हैं। तो हमारी गरीबी और बेरोजगारी में गहरा संबंध है, क्योंकि राजेश का बीच में जो है रोजगार छिन्न हो जाता है, तो गरीबी और बेरोजगारी में गहरा संबंध है। बेरोजगार होते ही गरीबी उसको गहरा कर देती है, गरीबी उसको निम्न स्तर पर ला देती है। जनसंख्या और गरीबी के मध्य भी गहरा संबंध है। अधिक जनसंख्या होगी तो अपने आप ही हमारा समाज गरीब बन जाता है। और शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना है, तो हमें राजेश के परिवार से ये सीखा कि हमें किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। जैसे बच्चों, आप पढ़ रहे हो, आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका शिक्षा का स्तर, सोचने का तरीका उच्च है, तो आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। परिवार की संख्या सीमित रखनी है, जिनसे परिवार और भी विकास करेगा। और जहाँ परिवार की संख्या या परिवार की जनसंख्या ज्यादा है तो वो गरीबी से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये थे गरीबी के कारण। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है गरीबी निवारण के उपाय, कि क्या उपाय किया जाए जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।